आ गए सब लोग। लास्ट क्लास में कितना करवा दिया था? यूप्लॉइडी। नेचुरल ऑटो टेट्राप्लॉइडी हो गया था ना? यस मैम। ओके, तो अभी हेडिंग डालो बेनिफिट्स ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइडी। बेनिफिट्स ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइडी। देखो इसमें ऑटो पॉलीप्लॉइडी शो ऑटो पॉलीप्लॉइडी शो गीगास इफेक्ट। ऑटो पॉलीप्लॉइडी शो गीगास इफेक्ट या फिर गीगास इफेक्ट का दूसरा नाम भी लिख सकते हो, गिगेंटिज्म इफेक्ट। गिगेंटिज्म। ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी शो गीगास इफेक्ट। ऑटो पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या हुआ था बताओ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए थे, बढ़ गए थे या कम हो गए थे? बढ़ गए थे। बढ़ गए थे। कौन से? सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा था कि डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ा था? डिफरेंट सेट। कौन सा? डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये लिखवाया था मैंने। सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम। ऑटो पॉलीप्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज होंगे लेकिन सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज होंगे। एलो पॉलीप्लॉइडी में आएगा ये डिफरेंस होगी, उसमें डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम बोला था, तो क्या होगा पॉलीप्लॉइडी के अंदर? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ जीन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से सीड साइज, सीड लेंथ, फूड की फ्रूट्स की क्वालिटी सब कुछ बढ़ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब बढ़ ही जाएगा, मैं करवाऊंगी जिससे कुछ कम भी हो जाता है, लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देख रहे हैं, तो सब कुछ इंक्रीज हो जाता है, सबको मिला के ही विकास बोलते हैं। तो बेनिफिट में तुम पहला बेनिफिट लिखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज। नंबर ऑफ chromosomes increase, set of chromosomes increase, number of chromosomes increase, set of chromosomes increase, number of chromosomes increase, set of chromosomes increase, number of genes increase, number of genes increase, gene products increase, gene product increase, cell size increase, cell size increase, thicker stem, स्टेम थिक हो जाएगा, थिकर स्टेम, थिकर स्टेम, टॉलर प्लांट्स, प्लांट्स की लेंथ बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। टॉलर प्लांट्स, फ्रूट साइज इंक्रीज, टॉलर प्लांट्स, फ्रूट साइज इंक्रीज,
थिकर लीव्स है वो भी थिक हो जाएंगे, थिकर लीव्स। रेजिस्टेंसी ऑफ प्लांट्स इंक्रीज, मैम लास्ट क्या बोला? रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट इंक्रीज। रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट इंक्रीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो आपने नेचुरली पढ़ी है, पॉलीटेट्राफ्लोइडी, पॉलीट्राइक्लोइडी, नेचुरली पॉलीट्राइक्लोइडी, नेचुरल पॉलीटेट्राफ्लोइडी। हमें ये देखना है कि आर्टिफिशियली इंडक्शन कैसे करवा सकते हैं, पॉलीफ्लोइडी को आर्टिफिशियली कैसे करा सकते हैं। नेचुरली तो हमारी बॉडी में ही हो जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियली यानी बाहर से आप क्या कुछ ऐसा करो कि नंबर ऑफ जो ये जीन्स है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये बढ़ जाए, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाए। तो एक प्लांट है कोल्चिकम ऑटमनेलम, उस कोल्चिकम ऑटमनेलम से कोल्चिसिन ऑब्टेन की जाती है। उस कोल्चिसिन को अगर हम क्रोमोसोम्स के साथ में डाल दें, क्रोमोसोम के किसी सेट के साथ में हम उसको डाल दें, तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को अपने आप बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। कोल्चिकम ऑटमनेलम की रूट से केमिकल निकलता है कोल्चिसिन। वो कोल्चिसिन को अगर आप क्रोमोसोम्स के साथ ऐड कर दोगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? हमें भी पता है कि मेटाफेज प्लेट में, मेटाफेज फेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन होने के बाद में उनमें सेंट्रोमियर्स आके अटैच होते हैं और वो सेंट्रोमियर्स उनको ऑपोजिट पोल्स पे पुल करते हैं। एनाफेज आती है, टेलोफेज आती है और क्रोमोसोम्स इक्वल दो डॉटर सेल के अंदर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डिसजंक्शन कहते हैं। लेकिन कोल्चिसिन क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन को ही स्टॉप कर देगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन को स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे। स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो फिर अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, ऑपोजिट पोल्स में पुल नहीं किए जाएंगे, तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स का नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा और एक ही सेल में, एक ही डॉटर सेल में सारे क्रोमोसोम्स पहुंच जाएंगे। तो अपने आप ही एक सेल में जहां पर आधे क्रोमोसोम जाने थे, वहां पर पूरे के पूरे डबल का डबल सेट जा रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वैसे ही बढ़ गए। तो कोल्चिसिन क्या करवाता है, नॉन डिसजंक्शन करवाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन होने के बावजूद भी इक्वल दो सेल्स में डिवाइड नहीं कर पाते हैं और एक सेल के अंदर ही मूव कर जाएंगे बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज कर जाएंगे। यही रीजन है कोल्चिसिन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ पॉलीफ्लोइडी के अंदर लिखो तुम बाय कोल्चिसिन। हाँ, कौन से बच्चों को? हमारे बच्चों को, आपकी भी आती है। कोल्चिसिन में लिखो, दिस इज एन सेकेंडरी मेटाबोलाइट, दिस इज एन सेकेंडरी मेटाबोलाइट, दिस इज एन सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कोई एक अपना वीडियो विजिबल कर लो। ऑब्टेन फ्रॉम कोल्चिकम ऑटमनेलम या ऑटमनेल, obtained from colchicum autumnale, obtained from colchicum autumnale roots. This is a secondary metabolite obtained from colchicum autumnale roots. Next point लिखो, colchicine causes duplication of set of chromosome. Colchicine causes
duplication of set of chromosomes. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक मतलब मियोसिस के अंदर, सॉरी माइटोसिस के अंदर। इट इज माइटोटिक पॉइजन arrest cell division in metaphase. It is mitotic poison arrest cell division in metaphase. Next point लिखो, colchicine attaches to tubulin protein. Colchicine attaches to tubulin protein. So mitotic spindles does not form. Mitotic spindles does not form. फिर से बोलो तो मैम। Colchicine attaches to tubulin protein. Colchicine attaches to tubulin protein. So mitotic spindles does not form. So mitotic spindles does not form. So non-disjunction of complete set of chromosome. So non-disjunction of complete set of chromosome. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो एलोपोलिप्लोइडी। एलोपोलिप्लोइडी जैसे हमने ऑटोपोलिप्लोइडी में लिखा था ना, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर सेम है बट आपको हम लिखेंगे क्या, मतलब होगा क्या, डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो इंक्रीज होगा। मैं कैमरा की तरफ ही आगे बोलती हूँ। यहाँ पर क्या होने वाला है, डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि अगर हम बात करते हैं ऑटोपोलिप्लोइडी की तो वहां पर सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लो, different set of chromosomes multiplied. Different set of chromosomes multiplied. Next point लिखो, more than one type of set of chromosomes present. More than one type of set of chromosomes present in a plant produced by intergeneric or interspecific cross. Produced by intergeneric or interspecific cross. देखो, एलोपोलिप्लोइडी को एक्सप्लेन करने के लिए टोटल 2 क्रॉस करवाए गए हैं। 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने क्रॉस करवाए थे। एक साइंटिस्ट थे कार्पेचिंको और एक थे मुंडजिंग। ठीक है, 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, कार्पेचिंको एंड मुंडजिंग। इन्होंने क्रॉस करवाए थे। कार्पेचिंको ने जो क्रॉस करवाया है वो रेडिश में करवाया था और कैबेज में करवाया था। रेडिश और कैबेज दोनों में ही जो डिप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोसोम्स होंगे वो 18 क्रोमोसोम होते हैं। मैं लिख दूंगी पूरा क्रॉस, मैं एक बार समझा दे रही हूँ तुम्हें। सबसे पहले हम कार्पेचिंको का पढ़ेंगे, मुंडजिंग का बाद में पढ़ेंगे। कार्पेचिंको ने क्रॉस करवाया था रेडिश के बीच में और कैबेज के बीच में। रेडिश का नाम है रेफिनस एटाइवस और कैबेज का नाम है ब्रेसिका ओलिडेशिया।
इन दोनों में 2n कंडीशन में 18 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो पहले तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं, 2 क्रॉस करवाए गए हैं। बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले साइंटिस्ट है कार्पेचिंको। कार्पेचिंको ने क्या किया, 2 प्लांट्स लिए, कौन से रेडिश एंड कैबेज, ठीक है। रैफिनस सेटाइवर्स, ब्रासिका ओलेरेशिया। 2n कंडीशन में यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 18 है दोनों में, ठीक है। इनके क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं, इनके सारे सेट को हम कैपिटल ए से शो करेंगे, इनके सेट्स को हम कैपिटल बी से शो करेंगे। तो हमने क्या बोल दिया कि रेडिश के अंदर 2n कंडीशन में 18 क्रोमोसोम है, कैबेज के अंदर 2n कंडीशन में 18 क्रोमोसोम है। इनके जो जितने भी क्रोमोसोम हैं उनके सेट को हम ए से शो करते हैं, इनके सेट को हम बी से शो करते हैं। हम भी जानते हैं ये तो पेरेंट्स हैं दोनों, इनके गैमेट्स बनेंगे तो हैप्लोइड गैमेट्स ही बनेंगे। जब ये फ्यूज करेंगे तो इनके F1 जनरेशन आ जाएगी, ये F1 जनरेशन। लेकिन ये जो F1 जनरेशन है ये स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है। क्यों फर्टाइल नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है गैमेट्स नेक्स्ट जनरेशन को लेकर आने के लिए हमेशा मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन में मियोसिस 2 टाइप के होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होता है, किस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर नीचे अलाइन होते हैं। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होगा, और मियोसिस 2 में क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन। समझ में आया। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम ए है, एक क्रोमोसोम बी है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है क्योंकि अलग अलग पेरेंट्स से आएंगे। जबकि हमें पता है कि अगर हमें मियोसिस कंप्लीट करवाना है, अगर हमें आगे प्रोजेनी चाहिए, अगर हमें इसको आगे डिवीजन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाना है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, पहले मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2। और मियोसिस 1 कंप्लीट करवाने के लिए कम से कम कंडीशन ये होनी चाहिए थी ए बी, होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए था तभी मियोसिस कंप्लीट होता। यहाँ पर तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ऑलरेडी हैप्लॉइड कंडीशन है, यहाँ पर मियोसिस हो नहीं सकता। इसलिए क्या करवाया जाता है, यहाँ पर आर्टिफिशियली कॉल्चिसिन को ऐड करवाया जाता है बाहर से। और ये जो आर्टिफिशियली कॉल्चिसिन है ये क्या करेगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर देगी, बढ़ा देगी, तो कंडीशन आ जाएगी, ये आएगी तुम्हारी F2 हाइब्रिड, F2 जनरेशन। ये स्टेराइल थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है तो मियोसिस फर्स्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के लिए कंडीशन ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होने चाहिए, क्योंकि उसमें सेग्रीगेशन ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स का होता है, ठीक है। इसलिए हमें इसमें आगे करवाने के लिए फर्दर जनरेशंस को लाने के लिए मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करवाना पड़ेगा, और वो उसी कंडीशन में हो सकता है जब यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम हो। इसलिए आर्टिफिशियली कोशिश को ऐड किया जाता है ताकि कंडीशन ये आ जाए, और ये जो कंडीशन होती है फर्टाइल, ठीक है। तो तुम लिखो इसमें, लिखो तो क्या, फर्स्ट क्रॉस करके लिख लो, फर्स्ट क्रॉस ऑफ एलो पोलीप्लोइडी बाय कार्पेचिंको। लिख लो इसमें रेडिश कैबेज के बीच में क्रॉस। RAPHANUS Raffinus Sativus। मैम क्या लिखा है वो?
Raphanus sativus. यहाँ पर तुम्हें एक पॉइंट भी लिखना है, इस एरो पे लिख लेना। The F1 hybrid is sterile or non-fertile because meiosis is not possible. ये तुम्हें यहाँ लिखना है, इस एरो में लिख लेना चाहे तो दिस F1 hybrid is not fertile because meiosis is not possible। ये जो है कैपिटल ए क्योंकि ये चार एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इसलिए ये एलोटेट्राप्लोइड फ्लोइड ही रहता है, एलोटेट्राप्लोइड है ये, ठीक है। इसका नाम दिया गया था, एक्चुअली थोड़ा सा और बताना है जरूरी है। है क्या मैम? अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम यहाँ पर लिख लो, इसके नीचे ये जो रेक्टेनो ब्रेसिका है, इसके नीचे एरो आगे लिखो commercially not viable, commercially not viable। इधर देखो एक बार, आप जानते हो रेडिश यानी कि मूली, हम हमेशा रेडिश का नीचे वाला पार्ट खाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, लीफ के पार्ट होता है। और कैबेज में हमें पता है कि नीचे वाला पार्ट तो रूट होता है, लेकिन हम ऊपर वाला पार्ट खाते हैं, ठीक है। ये बात हम सबको पता है। रेडिश का एडिबल जो पार्ट होता है वो रूट वाला पार्ट होता है, कैबेज का जो एडिबल पार्ट होता है वो शूट वाला पार्ट होता है। तो कार्पेचिंको ने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि मैं रेडिश और कैबेज का आपस में क्रॉस करवा दूं और मैं एक ऐसा प्लांट तैयार करता हूं जिसमें नीचे की तरफ तो क्या लगे, रेडिश लगे, ठीक है, और इसमें ऊपर की तरफ क्या लग जाए, कैबेज लग जाए, ताकि वेस्टेज बहुत कम। यानी कि मैं एक प्लांट का तो रूट वाला पार्ट और दूसरे प्लांट का शूट वाला पार्ट दोनों एक ही प्लांट में आ जाए, जिसकी वजह से क्या हो, वेस्टेज कम हो जाए, हमें बहुत सारा प्रोडक्शन मिल जाए। लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ ये कि जो नीचे वाला पार्ट था वो तो आ गया कैबेज का रूट, और जो ऊपर वाला पार्ट था वो आ गया रेडिश की लीफ। मतलब इन्होंने जो सोचा वो नहीं, उसने जस्ट ऑपोजिट हो गया। तो ना तो ये रूट काम की थी, ना तो ये लीफ काम की थी, तो ओवरऑल जो प्लांट था ये
क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कमर्शियली इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन हाँ ऐसा था कि इन्होंने क्रॉस करवा के दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर को एक प्लांट में लाने में क्या बोल सकते हैं सक्सेसफुल रहे, ठीक है। लेकिन वो प्लांट की कोई वैल्यू नहीं। उन्होंने क्या सोचा कि मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को एक में लेके आता हूँ, सॉरी इस पार्ट को एक में लेके आता हूँ। लेकिन हुआ क्या, ये वाला पार्ट इस प्लांट में आ गया, तो कमर्शियली इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन फिर भी इनके क्रॉस को हम पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा वर्क किया हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया इनकी स्टोरी कार्पेजिंग की। देखो दूसरे साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम है मुनचिंग। मुनचिंग ने जैसे एलो पोलीप्लोइडी के लिए 2 क्रॉस करवाए गए हैं, एक कार्पेचिंको का दूसरा मुनचिंग का, तो मुनचिंग ने भी टोटल 2 क्रॉस करवाए हैं। इन्होंने 2 क्रॉस करवाए हैं। पहला दोनों क्रॉस इन्होंने वीट और राई में करवाए थे, ट्रिटिकम एस्टिवम और सिकल सीरियल में, ठीक है। लेकिन उन्होंने ट्रिटिकम की 2 स्पीसीज ली थी, एक तो ली थी ट्रिटिकम एस्टिवम और दूसरी इन्होंने ली थी ट्रिटिकम डोरम। लिख लेते हैं हम ट्रिटिकम डोरम के डिश में, और क्या बोलेंगे इसको, राई को क्या बोलते हैं, RYE ही लिखते हैं क्या, सिकल्स, इसको बोटेनिकल नेम सिकल सीरियल, ठीक है। दूसरा इन्होंने यूज करवाया ट्रिटिकम एस्टिवम और सेम सिकल सीरियल। इन्होंने सिर्फ ट्रिटिकम की 2 स्पीसीज ली थी, एक तो ली थी डोरम और दूसरी ली थी एस्टिवम। फिर इन्होंने लॉन्ग क्रॉस करवाया था। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज अंडरलाइन कर रही हूँ, उनको तुम ध्यान से रखना। यहाँ पर 2n कंडीशन में कितने क्रोमोसोम हैं, 18 क्रोमोसोम हैं, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में कितने होंगे, 9 ठीक है। हैप्लॉइड कंडीशन में यहाँ पर 9 क्रोमोसोम हैं, जबकि इस क्रॉस में हैप्लॉइड कंडीशन में 7 क्रोमोसोम। मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ, इसमें भी हैप्लॉइड कंडीशन में 7 क्रोमोसोम है, इसमें भी हैप्लॉइड कंडीशन में 7 क्रोमोसोम है, लेकिन ये नेचुरली ही 4n कंडीशन में था। इसमें नेचुरली 2n कंडीशन नहीं थी, नेचुरली ही 4n कंडीशन में था। 4n कंडीशन मतलब 7 into 4 28 क्रोमोसोम थे इसमें नेचुरली, जब मैम मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ भाई, मेरी आवाज कट हो गई थी क्या? म्यूट हो गया था आपका। अच्छा, वो भी चलो कोई नहीं। तो ट्रिटिकम ड्यूरम नेचुरली कितना था, 4n कंडीशन थी, और ट्रिटिकम एस्टिवम नेचुरली कितना था, 6n कंडीशन थी। जबकि हम यही तो मानते हैं कि मैक्सिमम ये हो गया, तो फ्लूइड कंडीशन हो सकती है, तो फ्लूइड कंडीशन हो सकती है। लेकिन यहाँ तो टेट्राफ्लूइड और हेक्साफ्लूइड, ये तुम्हें खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रिटिकम ड्यूरम नेचुरली टेट्राफ्लूइड कंडीशन में रहती है और ये हेक्साफ्लूइड कंडीशन में रहता है। समझ में आया? अब हम क्या लिखते हैं, ये टेट्राफ्लूइड है तो हमें इनके जीन्स, जैसे हमने यहाँ पर ए सेट किया, यहाँ पर बी सेट किया, सेम यहाँ पर भी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टेट्राफ्लूइड ए कंडीशन होगी, जबकि यहाँ पर बी कंडीशन। जब हम इसकी गैमेट्स बनाएंगे तो हैप्लॉइड कंडीशन इसकी ये होगी, इसकी कंडीशन ये होगी। जब
दोनों फ्यूज करेंगे तो कैपिटल ए बी कंडीशन हो जाएगी। ये तीनों, ये हैप्लॉइड है, ये ए इस साइड से आया है, ये दूसरा ए इस साइड से है, तो देखा जाए तो ना तो इसको होमोलोगस है, ना तो इसको होमोलोगस है, ना तो इसको होमोलोगस है। ये F1 जनरेशन है, ये गैमेट्स हैं, ये तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्टेराइल। अब इसमें फिर से कॉल्चिसिन ऐड की, जब कॉल्चिसिन ऐड की गई तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम देख लो क्या था, एलो टेट्राप्लॉइड। और ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 एलो हेक्साप्लॉइड। और ये क्या थी, फर्टाइल। सेम वहां पे कोई लिखना है आपको, F1 जो जनरेशन है वो स्टेराइल है, क्यों, क्योंकि उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है, इसलिए मियोसिस कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए बाहर से उसमें कॉल्चिसिन ऐड किया गया, एलो हेक्साप्लॉइड कंडीशन बन गई, ये फर्टाइल। सेम हमें यहाँ पर भी करवाना है, यहाँ पर नेचुरली 6 एंड कंडीशन में है, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ भी गैमेट्स होंगे ए ई, यहाँ भी गैमेट्स होंगे बी, ये फ्यूज करके बनाएंगे ए बी, और फिर इसमें कॉल्चिसिन ऐड की जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ओ एलो ऑक्टाप्लॉइड कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप मोनोसिन वाले में लिखो, हमने कार्पेजिंको में लिखा था कि कमर्शियली वायबल नहीं था, वैल्यूएबल नहीं था, लेकिन मोनजिंग में पहले तुम लिखो, बाय मोनजिंग के नीचे 2-3 पॉइंट लिखो, लिखो फर्स्ट कमर्शियल सिंथेटिक सीरियल क्रॉप, फर्स्ट कमर्शियल synthetic cereal crop formed और जैसे इन्होंने क्या नाम दिया था, क्या बोला फर्स्ट, क्या फर्स्ट फिर से बोल। कमर्शियल सिंथेटिक cereal crop formed name triticale, TRITICALE, नेम ट्रिटिकेल। जैसे इन्होंने रेफिनोसेट ब्रेसिका नाम दिया था, वैसे इन्होंने ट्रिटिकेल नाम दिया है, नेम ट्रिटिकेल। He performed two crosses. पहला क्रॉस ये तो एकदम, पहला क्रॉस देखो, बिटवीन ट्रिटिकम ड्यूरम एंड सिकल सीरियल, बिटवीन ट्रिटिकम ड्यूरम एंड सिकल सीरियल, ठीक है। और फिर ये क्रॉस बना लो, नेचुरली 4n इक्वल्स टू 28, 2n इक्वल्स टू 14 टेट्राप्लॉइड कंडीशन होती है, इनके गैमेट्स बनेंगे ए बी, F1 जनरेशन बनेगी ए बी, ये होगी स्टेराइल, इसमें कॉल्चिसिन ऐड किया जाएगा, तो ट्रिटिकल हेक्साप्लॉइडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्रिटिकल हेक्साप्लॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिख लेना 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और 6 सेट के लिए तुम क्या लिखोगे, 6n इक्वल्स टू 42 लास्ट वाले के लिए।
मैम हाँ क्रिटिकल हेक्साप्लॉइडी है ना, उसमें हाँ 6 एन इक्वल्स टू कितना होगा? देख लो, 7 × 6 करके 42। 7 इंटू 42 ही होगा ना, 6 एंड कंडीशन तो 42 ही होगी क्योंकि हैप्लॉइड कंडीशन में 7 है, एक में 7 है तो 6 में कितने होंगे, 7 × 6 42, 42। हाँ ठीक है, ये पहला लिख लिया और दूसरा वाला भी लिख लो, उसमें क्रिटिकल ऑक्टाप्लॉइड लिख लो बस। ऑक्टाप्लॉइड है 8 है तो 8 तो 56 लिख लेना। हो गया क्या? यस मैम। सबका हो गया ना? यस मैम। चलो, तो यहाँ पर तुम्हारा ये पोलीप्लोइडी भी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। बार बॉडीज ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, दो टॉपिक है, बार बॉडी एंड वाइस कोट। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं तो देख लेते हैं बार बॉडीज क्या होती है। देखो, फीमेल के अंदर अगर हम बात करें एक्स क्रोमोसोम की, तो जैसे ये मान लो फीमेल का
एक एक्स क्रोमोसोम है और ये दूसरा है। मैं दोनों आर्म नहीं बनाती, मैं सिंगल आर्म से ही समझाती हूँ। मैं दोनों सिस्टर क्रोमेटिड नहीं बनाती, तो मान के चलना कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड होंगी। ठीक है, ये मान लो एक एक्स क्रोमोसोम है फीमेल में और ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से तो ऑब्वियस ही बात है नंबर ऑफ जीन्स भी होंगे। मैं जो ये पॉइंट लगा रही हूँ, मान लो ये नंबर ऑफ जीन्स जैसे इसमें है वैसे इधर भी होंगे। ये तो हमने बात करी है एक्स एक्स क्रोमोसोम। अगर मैं बात करूं मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम की, तो मेल का ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम, ये इसके जीन्स हैं। इन डायग्राम को देख के हमारे माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए कि अगर हम कंपेयर करें मेल और फीमेल को, तो मेल के अंदर नंबर ऑफ जीन्स हमेशा कम होंगे फीमेल से। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम की साइज बहुत बड़ी होती है, लेकिन मेल के वाई क्रोमोसोम की साइज तो बहुत छोटी होती है। अगर साइज छोटी होगी तो उसमें नंबर ऑफ जीन्स भी कम हो जाएंगे। इसका मतलब मेल्स के अंदर फीमेल के कंपैरिजन में नंबर ऑफ जीन्स हमेशा ही कम रहेंगे, लेस नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे मेल के अंदर, जबकि ऐसा नहीं होता है। मेल और फीमेल दोनों में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी और नंबर ऑफ जीन्स भी सब एक जैसे ही होते हैं, सब सेम होते हैं। तो पॉसिबल कैसे है ये? यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम्स की साइज बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत छोटा सा वाई क्रोमोसोम है, देन हाउ इट इज पॉसिबल कि दोनों में नंबर ऑफ जीन सेम रह जाए? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये देखो, वाई क्रोमोसोम के नंबर ऑफ जीन्स बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि मेन जीन्स तो क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स पर ही है। जो मेन जीन्स है वो तो लगभग एक्स क्रोमोसोम पर ही है, तो इनके अंदर फीमेल के अंदर लगभग डबल जीन है मेल में से, मेल के कंपैरिजन में। तो क्या होता है, नेचुरली हमारी बॉडी में हमारा जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिवेट होता है। इनएक्टिवेट का मतलब होगा, अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो क्रोमोसोम में दो रीजन होते हैं, एक यू क्रोमेटिन और दूसरा रीजन होता है हेटेरोक्रोमेटिन। अगर तुम्हें याद हो तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, दो रीजन होते हैं, यू क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन रीजन होता है लेस फॉइल्ड, ये होगा हाईली फॉइल्ड रीजन। लेस फॉइल्ड मतलब ये लाइट स्टेन रीजन होगा, ये डार्क स्टेन रीजन होता है। ठीक है, लेस फॉइल्ड हाईली फॉइल्ड का मतलब है जैसे मान लो ये नहीं है आपका, या तो इस फॉर्म में प्रेजेंट है, या तो ये आपका डीएनए है। इस फॉर्म में प्रेजेंट तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ का जो डीएनए है वो लूजली पैक्ड है, ओवरलैप बहुत कम कर रहा है, जबकि यहाँ का डीएनए तो ओवरलैप ही कर रहा है, टाइटली पैक्ड है। जो डीएनए के स्ट्रैंड्स बार-बार एक ही जगह घूम रहे हैं, तो ये टाइटली पैक्ड डीएनए बन गया। जब हम इस पे डाई डालेंगे तो ये बिल्कुल ही डार्क कलर की स्ट्रक्चर देखेगी, ये लाइट कलर की स्ट्रक्चर देखेगी। तो जो डार्क कलर होता है वो होता है हेटेरोक्रोमेटिन, और जो ये इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है ये भी क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन। यानी कि एक डार्क कलर की बॉडी दिखती है, एक डार्क कलर की स्ट्रक्चर दिखती है, जो कि क्या होगा, हेटेरोक्रोमेटिन होगा। हालांकि ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट हेटेरोक्रोमेटिन में नहीं चला जाएगा, परमानेंटली हेटेरोक्रोमेटिन नहीं बन जाएगा। हेटेरोक्रोमेटिन मतलब क्या होता है, इनएक्टिव रीजन। ये क्या होता है, एक्टिव रीजन। किसके लिए एक्टिव, फॉर ट्रांसक्रिप्शन, जो इसे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, और यहाँ एक्टिव रीजन में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की, इसका मतलब क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगी। जबकि ये इनएक्टिव है तो डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा,
ना तो कोई प्रोटीन बनेगी, यानी कि ये कोई काम ही नहीं कर रहा है, ये इनएक्टिव रीजन है। लेकिन ये भी दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। आपकी सिलेबस में ही नहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं, ना नीट के लिए पढ़ना है ना कुछ और। बस तो ये मान के चलो कि हेटेरोक्रोमेटिन रीजन है, ये टेम्परेरी इनएक्टिव रहता है, हाईली कोइल्ड डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इस पार्ट का हो ही नहीं रहा है, तो सिर्फ ये वाला क्रोमोसोम है जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और इधर से ये पार्टिसिपेट करेगा, तो दोनों इक्वल इक्वल हो गए। तो ये जो डार्क बॉडीज हैं, इन्हीं को कहा जाता है बार बॉडीज। ठीक है, जो डार्क कलर का ये हेटेरोक्रोमेटिन रीजन है, इन बॉडीज को ही हम कहते हैं बार बॉडीज। बार बॉडीज का फॉर्मेशन नॉर्मल मैन में कभी भी, नॉर्मल मेल में कभी भी नहीं होता है, लेकिन एक बार बॉडी नॉर्मल फीमेल में प्रेजेंट होती है। अब ध्यान रखना, अगर तुम्हें बार बॉडी काउंट करने के लिए बोला जाए तो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। ठीक है, जैसे कि मैं ये कहूंगी कोई फीमेल है जिसमें एक्स 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 कंडीशन प्रेजेंट है, टोटल कितने क्रोमोसोम है? 3 -1 कितने? 2। तो नंबर ऑफ बार बॉडीज कितनी हो गई? 2, यानी कि 2 क्रोमोसोम इनएक्टिवेट रह जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट सिर्फ एक ही रहेगा, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिवेट रहेगा। तुम्हें ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिंपल एज दैट इस चीज को करूं तो काउंट कर लो टोटल कितने एक्स क्रोमोसोम, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम को छोड़ दो, बाकी सब बार बॉडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है, और मेल और फीमेल को यहां पर क्या करना है? इक्वल करना है। ठीक है, मेल और फीमेल को इक्वल करना है, यानी कि मेल के अंदर जितने एक्स क्रोमोसोम उतने ही एक्टिवेट कंडीशन में फीमेल के पास होनी चाहिए। भले ही फीमेल के पास 10 एक्स क्रोमोसोम ही क्यों ना हो, अगर 10 एक्स क्रोमोसोम हो गए तो 9 बार बॉडीज हो जाएंगी, सिर्फ एक क्या रहेगा? एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा। तो बार बॉडी काउंट करने का सीधा सा ये है कि तुम देख लो कितने एक्स क्रोमोसोम है, एक को छोड़ के बाकी सबको बार बॉडी डिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो आप है ना बार बॉडी में लिखो। अच्छा एक चीज हो, वाई स्पॉट, एक्चुअली वाई स्पॉट इक्वल्स टू वाई क्रोमोसोम, जितने वाई क्रोमोसोम होते हैं उतने वाई स्पॉट होते हैं, ये भी डार्क कलर की बॉडी होती है। तो जितने वाई क्रोमोसोम होंगे उतने ही वाई स्पॉट होंगे। कभी कभी कंडीशन में जैसे सुपर मेल की हम बात करें तो एक्स वाई कंडीशन आ जाए, अगर नॉर्मल मेल की बात करें तो एक्स वाई कंडीशन आ जाए। तो तुमसे इसमें पूछ लिया गया इसमें कितने वाई बॉडीज है, तो तुम कहोगे एक वाई बॉडी है। जितने वाई क्रोमोसोम उतनी वाई बॉडीज में कितनी है? 2 है। जितने वाई क्रोमोसोम उतनी वाई बॉडी। ठीक है, तो पहले तो तुम लिखो वाई बॉडीज। बार बॉडी में लिखो इन इंटरफेस न्यूक्लियाई ऑफ human female, in interface nuclei of human female, in interface nuclei of human female, a small distinct stable body, स्टेनेबल मतलब स्टेन यानी कि कलर की हुई बॉडी, स्टेनेबल बॉडी इज सीन नोन एज बार बॉडी। बार बॉडी के टोटल 4 नाम है, तो ऑब्लिक करके लिखते जाना। नोन एज बार बॉडी, ऑब्लिक ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक साथ नहीं आएगा, वो खाने वाले ड्रमस्टिक की बात नहीं होती। ड्रमस्टिक, ऑब्लिक एक्सक्रोमेटिन, ऑब्लिक सेक्स क्रोमेटिन, ये 4 नाम है, जिसमें से बार बॉडी और ड्रमस्टिक के नीचे अंडरलाइन कर लेना। ये 2 नाम देख के तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बॉडी, ड्रमस्टिक, एक्सक्रोमेटिन एंड सेक्स क्रोमेटिन, ये 4 नाम है इसके। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखो बार बॉडीज आर इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम्स, बार बॉडीज आर इनएक्टिवेट एक्स क्रोमोसोम्स, इनएक्टिवेट एक्स क्रोमोसोम्स, ब्रैकेट में लिख लेना हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। क्या मैम?
हेटेरोक्रोमेटिक, HETERO, हेटेरोक्रोमेटिक, HETERO, हेटेरोक्रोमेटिक। एक साइंटिस्ट हुए लायोन, LYON। तो लायोन ने भी हाइपोथेसिस दी है, तो लिख लो लायोन हाइपोथेसिस। सेम इन्होंने ये बात बोली, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रही, बस तुम हेडिंग डाल लो लायोन्स हाइपोथेसिस, LYONS, लायोन्स हाइपोथेसिस। क्या हाइपोथेसिस दी है तो लिखो इन अ सेल, इन अ सेल with many X chromosomes, in a cell with many X chromosomes, all but one, all but one are inactivated, known as Barr-Body. क्या बोला मैम? In a cell with many X chromosomes, in a cell with many X chromosomes, all but one are inactivated, यानी एक को छोड़कर सारे inactivated होते हैं। All but one are inactivated, known as Barr-Body. तो फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ Barr-Body इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ X क्रोमोसोम माइनस 1। नंबर ऑफ Barr-Body इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ X क्रोमोसोम माइनस 1। हो गया। हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। देखो मैम आपने जो अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखा था वो लिखने का था? हेलो? नहीं लिखने का था, कुछ नहीं लिखने का था, जो अभी लिख रही हूँ सिर्फ वो लिखना है। देख लेना पहले। बताओ नॉर्मल मेल के अंदर क्या होता है सेक्स पेयर क्रोमोसोम्स का? XY, फीमेल में XX, XX, क्लाइंफेल्टर सिंड्रोम में
XXY. XXY. टर्नर सिंड्रोम में सुपर मेल में, सुपर फीमेल में, XXX. ट्राइप्लोइडी, टेट्राप्लोइडी, पेंटाप्लोइडी सारी कंडीशन हो सकती है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बताओ। मैं फीमेल में क्या लिखती हूँ 44 प्लस XX प्लस 21st क्रोमोसोम 44 प्लस XY प्लस 21st क्रोमोसोम। देखो मैंने डाउन सिंड्रोम में मेल और फीमेल दोनों लिखे हैं, इसका मतलब डाउन सिंड्रोम क्या हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो फीमेल भी होगा कि मेल भी होगा। ओके, यहाँ पर हमें बारकोड काउंट करनी है क्योंकि नॉर्मल मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, कोई बारकोड एक एक्स क्रोमोसोम होगा तो जीरो बारकोड। बारकोड काउंट करने के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की मिनिमम नंबर दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। एक एक्स क्रोमोसोम हुआ तो जीरो बारकोड, कोई बारकोड नहीं। यहाँ पर एक बार बॉडी होगी, यहाँ पर एक बार बॉडी होगी, यहाँ पर देखो टर्नर सिंड्रोम में ये काम नहीं है सारे के सारे सिंड्रोम, ऐसा नहीं है कि तुम लोग से नाम पढ़ गया है पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली फीमेल्स में होता है, उनका एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, तो एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिवेटेड रहेगा, अगर वो भी इनएक्टिवेट हो गया तो काम कैसे चल पाएगा। तो यहाँ पर क्या होंगी जीरो बार बॉडी, यहाँ पर भी जीरो बार बॉडी क्योंकि दो वाई क्रोमोसोम है एक्स तो एक ही। यहाँ पर क्या होगी दो बार बॉडी, तीन चार बार बॉडी, यहाँ पर एक बार बॉडी और यहाँ पर जीरो बार बॉडी। समझ में आ गया होगा। अगर मैं वाई स्पॉट की बात करूं तो यहाँ पर एक वाई स्पॉट, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर एक, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर दो, यहाँ पर तो जीरो 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 वन, जहाँ वाई क्रोमोसोम है तो वाई स्पॉट। डायग्राम बनाना, डायग्राम तो क्या है टेबल बनाओ, और तुम कहीं पर ना लिख लेना या तो टेबल के नीचे लिख लेना y spot equals to y chromosome। कोई इससे और बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज y spot, तो तुम्हें पता होना चाहिए y spot y क्रोमोसोम के जितने ही होते हैं। हो गया क्या ये? Yes, ma'am.
मैम हाँ प्रिया कुछ बोल रही थी क्या? नहीं मैम, डाउट सॉल्व हो गया। चलो तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमें पढ़ने हैं, यहाँ पर हम दो टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं। एक तो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, देखो क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ के आए हैं, इसलिए पहले तो तुम्हें ये दिखाऊंगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ताकि फटाफट रिवाइज हो जाए। पर अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर देखते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर, एक होते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स और दूसरे होंगे ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, ये जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एक्स लिंक्ड, एक होते हैं वाई लिंक्ड। और वाई लिंक्ड इधर लिखो, एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। जो एक्स लिंक्ड है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ये बिल्कुल अभी नया है, ये हमें तुम्हारा ही पढ़ना है, बिल्कुल तुम्हारे लिए नया होगा, तुम्हें ऐसे लाइन नहीं खींचनी है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम पढ़ के आ चुके हैं थोड़ा बहुत, क्रोमोसोमल एब्रेशन, और जीन म्यूटेशन ना लिख के मैं सीधा एंड्रोइड लिख दूं। ठीक है, एंड्रोइड क्रोमोसोमल एब्रेशन कौन से मैं नहीं लिखूंगी, तुम्हें सारे नाम लिखने हैं। क्राइड्यू चैट, मैंने कितने सारे एग्जांपल, कितने सारे डिजीज लिखवाई थी, वो तुम्हें 5 या 6 हैं, सारे के सारे तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल खुद से लिखने हैं। एंड्रोइड में देखो हमें दो टाइप पढ़ी है, कौन सी दो टाइप पढ़ी हमने एंड्रोइड में? एक तो हमने ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ी, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कौन से हैं? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम डिटेल में पढ़ेंगे हम यहाँ पे इनको। और दूसरे हैं तुम्हारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, सेक्स लिंक्ड भी बोल सकते हो डिसऑर्डर्स।
इसमें तुम्हारे हैं क्लाइन फैक्टर, क्लाइन फैक्टर के आगे क्या है, जैकोब्स, सुपर मेल जिसको बोलते हैं, सुपर फीमेल एंड टर्नर सिंड्रोम। तो आपको ये पूरी टेबल चार्ट पढ़ना है। यहाँ पर मैं नाम फिर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने सारे डिजीज के नाम लिख दिए थे। कौन से क्रोमोसोम्स की वजह से होती है, क्या होती है, तो ये हम सब पढ़ चुके थे। तो बस उन पांचों का नाम लिख लेना। क्राइडियोचैट है, वोल्फ हेल्स्टोन है, बर्किट्स है, सीएमएल है, फैमिलियल डाउन सिंड्रोम है, ये पांचों नाम लिख लेना बस तुम। ये पूरी टेबल तो तुम्हें बनानी है, और ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है ये तुम्हें खुद से बनाना है, खुद से लिखना है। तुम्हें पता चल गया होगा मैं कौन सी डिजीजेस की बात कर रही हूँ। जब हम क्रोमोसोमल एपरेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने सबके एग्जाम्पल देख लिए थे, मोनोसोमी और उसके टेट्रासोमी में। ठीक है, तो ये लिख लो फटाफट और फिर हेडिंग डालो तुम, क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी डिजीज। क्रोमोसोमल एपरेशन में नहीं करवाऊंगी, हम पहले कर चुके हैं। क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी डिजीज हेडिंग डालो। क्रोमोसोमल डिजीज पहले पढ़ेंगे और उसमें भी एन्यूप्लॉइडी पढ़ने वाले हैं हम। ये इधर वाला हो गया, मैं हटा दूं क्या ये वाला? मैम हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बढ़िया किया। तो सबसे पहले हेडिंग डालो डाउन सिंड्रोम, उसमें वो तो लिखना ही पड़ेगा। हम शुरू करते हैं क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर, और उसमें भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर शुरू करेंगे। तो उसमें तो पहली हेडिंग डाल देना डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक डाउन नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एंसेक्स एक्सवाई में कोई दिक्कत नहीं आती, कि ऑटोसोम्स में कोई ना कोई हेरफेर होती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी 21st क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कॉपी आएगी इसकी आएगी 21st क्रोमोसोम की आएगी, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, मैं पॉइंट्स बोल देती हूँ, तुम लिख लो। डाउन सिंड्रोम हेडिंग डाल के लिख लो, डिस्कवर्ड बाय डाउन साइंटिस्ट। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम। रीजन लिख लो, रीजन वही है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। रीजन लिख लो, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इन्वॉल्व कौन सा होगा, 21st क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा इसमें। दिख रहा है ना? जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो 46 प्लस 21st क्रोमोसोम। बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना चाहते हो तो लिख लो 44 प्लस XX प्लस 21st क्रोमोसोम, या फिर 44 प्लस XY प्लस 21st क्रोमोसोम। तो सेक्स कौन से अफेक्टेड होंगे,
दोनों सेक्स से अफेक्टेड हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो न्यू क्रोमोसोम नंबर 47। नए क्रोमोसोम कितने बन जाएंगे? 47। और ये टाइप है क्या? ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एन्यूक्लोइड। ठीक है, इस ऑर्डर में लिख लो। ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एन्यूक्लोइड डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? किसी को भी अगर ये डिजीज हो जाती है तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? बहुत सारे हैं। पहला लिखो शॉर्ट स्टेचर, हाइट छोटी रह जाती है। शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल राउंड हेड, शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, जो फेस होगा वो मोटा चौड़ा हो जाएगा और फ्लैट रहेगा। ब्रॉड फ्लैट फेस, एपिकेंथस, EPICANTHUS, एपिकेंथस। देखो एपिकेंथस क्या होता है? ये हम आंख खोलते हैं तो उसके ऊपर का जो ये फोल्ड है, हमारी आंख के ऊपर का जो ये वाला फोल्ड है, ये नहीं होता है। एपिकेंथस लिख लो, आई फोल्ड एब्सेंट, आई फोल्ड एब्सेंट। नेक्स्ट लिखो पार्शियली ओपन्ड माउथ, ऐसे बच्चों का मुंह थोड़ा खुला ही रहता है ऑल टाइम। पार्शियली ओपन्ड माउथ। नेक्स्ट लिखो फरोड, FURROWED, फरोड कोमा बिग कोमा रिंकल्ड टंग, जो इनकी टंग होगी वो फरोड होगी। फरोड कोमा बिग कोमा रिंकल्ड टंग। नेक्स्ट लिखो कंजेनाइटल हेड डिजीज, कंजेनाइटल हेड डिजीज, ओ सॉरी हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, CHD। नेक्स्ट लिखो ब्रॉड पाम, ब्रॉड पाम, मल्टीपल लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, जो ये हमारे टिप्स पे ये जो स्किन के अंदर तुम देखते होगे गोल 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 जो रिंग्स दिखती हैं, ये हमें बहुत सारी होंगी। मल्टीपल लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, mental retardation, mental retardation, very less IQ, IQ कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी पर्सन की? IQ होता क्या है? IQ इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट। भाई IQ क्या होता है? इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट ही होता है ना। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि उसकी जो एक्चुअल एज है इनटू 100 करके उसकी IQ निकाली जाती है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं,
जिनकी IQ मोर देन 140 होती है उनको ब्रिलियंट बोलते हैं, ठीक है। जिनकी IQ 121 से 139 के बीच में होती है उनको अबव एवरेज बोलते हैं। जिनकी IQ लगभग 110 तक होती है उनको एवरेज बोलते हैं, फिर नीचे क्या बोलेंगे, पुअर IQ, या फिर उनको कुछ भी नाम बोल देते हैं, फूल है, जो भी है कुछ भी बोल देते हैं। तो IQ भी इनकी क्या हो जाती है, कम होगी, ऐसी वेरी लेस IQ। नेक्स्ट लिखो, अंडर डेवलप्ड गोनेड्स एंड जेनाइटेलिया। अंडर डेवलप्ड गोनेड्स एंड जेनाइटेलिया। हो गया। दूसरा लिखो, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम लिखो, डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 18 क्रोमोसोम। रीजन क्या होगा, ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इन्वॉल्व कौन सा है, 18 है, 18। जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो ये वाला हो जाएगा, इफेक्ट करेगा बोथ मेल एंड फीमेल को। टाइप यही है इसकी, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एन्यूक्लियोइड डिजीज डिसऑर्डर। और जो फाइनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो होंगे 47। ये लिख लो पूरा का पूरा। डिस्कवर्ड किया था एडवर्ड ने, एक्स्ट्रा कॉपी होगी 18 क्रोमोसोम की। रीजन होगा ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 18 इन्वॉल्व होगा, 18 कर दो, बोथ सेक्स अफेक्टेड हो सकते हैं, फाइनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 है, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एन्यूक्लियोइडी डिजीज डिसऑर्डर है। और फिर इसके सिम्टम्स लिखो, मेंटल रिटार्डेशन। मैम 1 मिनट। ओके, बोलो मैम। मेंटल रिटार्डेशन पहला। मेंटल रिटार्डेशन तो ये हर डिसऑर्डर बाकी है के, तेरा बाकी है तो लिख ले। हो गया क्या पार्थ? हाँ। सिम्टम में लिखो, मेंटल रिटार्डेशन फर्स्ट सिम्टम। दूसरा सिम्टम लिखो, डिफेक्टिव हार्ट एंड नर्व सिस्टम। डिफेक्टिव हार्ट एंड नर्व सिस्टम। मेंटल रिटार्डेशन, डिफेक्टिव हार्ट एंड नर्व सिस्टम। हॉर्स शू शेप किडनीज, किडनीज की शेप हॉर्स शू शेप हो जाएगी, हॉर्स शू शेप किडनीज। Keep fingers tightly clenched. Keep fingers tightly clenched. थर्ड लिखो, पटाऊ सिंड्रोम। साइंटिस्ट है पटाऊ। थर्टीन क्रोमोसोम
बाकी सेम। सिम्टम में लिख लो मेंटल रिटार्डेशन, क्लेफ्ट लिप, मेंटल रिटार्डेशन, क्लेफ्ट लिप। लिख लिया क्या? Yes, ma'am. क्लेफ्ट लिप समझते होंगे, हमारा राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों पार्ट अलग अलग बनते हैं, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, यानी कि हमारे ये दोनों लिप है, ये यहाँ से जुड़ते हैं, जो बीच वाला पोर्शन बनते अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे बच्चों में कटआउट सिंड्रोम जिनमें होगा ये वाला पोर्शन नहीं बनेगा, तो दोनों लिप क्या हो जाएंगे, क्लेफ्ट हो जाएंगे। ओके फाइन। नेक्स्ट लिखो सेक्स लिंक डिसऑर्डर, उसमें पहली हेडिंग डालो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मैम आज ही खत्म करना है। क्लाइनफेल्टर तो आज ही करना है। किसने डिस्कवर किया था? क्लाइनफेल्टर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कौन सी कॉपी आ जाती है? एक्स क्रोमोसोम की आ जाती है। ठीक है, रीजन क्या लिखूं इसका, ये बताओ, रीजन क्या लिखूं इसका? बोलो। Extra copy of X chromosome. ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इन्वॉल्व कौन सा? एक्स। यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी? 44 प्लस एक्स एक्स वाई कंडीशन आ जाएगी। एक कंडीशन आएगी ये क्लाइनफेल्टर में, मेल अफेक्ट होंगे, 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। हाँ, यहाँ पर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। या फिर एन्यूप्लॉइडी में लिखना चाहोगे? सेक्स लिंक्ड एन्यूप्लॉइडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
लिखिए पे ये Yes, ma'am. देखिए क्या होगा, ये प्रॉब्लम किस तरह से आती है। मान लो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंड नॉर्मल फीमेल गैमेट बना, गैमेट के अंदर अगर फीमेल का है तो सारे के सारे गैमेट्स उनमें एक्स क्रोमोसोम ही होगा, मेल गैमेट है तो आधे क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम हो सकता है, आधे में वाई क्रोमोसोम हो सकता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल फीमेल की बात करें तो गैमेट होगा और एक्स क्रोमोसोम आए, कंडीशन ये है। लेकिन ये एक एबनॉर्मल मेल के साथ क्रॉस करती है, एबनॉर्मल मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुआ है, यानी कि एक्स वाई अलग हुए ही नहीं, ठीक है। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, एक्स एक्स वाई कंडीशन आएगी। अगर हम ये बात करें एबनॉर्मल फीमेल का क्रॉस हुआ है नॉर्मल मेल से, तो क्या होगा, एक्स एक्स इसमें से अलग नहीं हुआ, नॉन डिसजंक्शन, यहां से क्या आ गया, मान लो वाई आ गया, तो हो जाएगा एक्स एक्स वाई, यानी ट्राइपल। ये रीजन है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। इसी सिंपल लिख लो, मेल के अंदर ये डिजीज हो रही है, टॉल स्टेचर, हाइट है जो उसकी वो लंबी हो जाएगी, टॉल स्टेचर, टॉल स्टेचर, फेमिनाइज्ड वॉइस, जो आवाज है वो फीमेल की जैसी हो जाएगी, फेमिनाइज्ड वॉइस, ये जो मेल्स हैं ये फेमिनाइज्ड वॉइस, स्टेराइल मेल्स होंगे, लिख लो स्टेराइल, और स्टेराइल कैसे, एजूस्पर्मिया, इनके स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाएगा, सीमन में स्पर्म का नंबर बहुत कम रहेगा, एजूस्पर्मिया। टॉल स्टेचर, फेमिनाइज्ड मेल, एजोस्पर्मिया, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, इनकी जो टेस्टिस है वही डेवलप नहीं होंगी, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ऐसे मेल में फीमेल के कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कौन से, इनमें ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगा, लिख लेना, लाइक ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, इन फीमेल्स सॉरी इन मेल्स की बॉडी पे हेयर ग्रोथ भी उतनी नहीं होगी जितनी मेल की होती है, और जो हेयर ग्रोथ होगी वो फीमेल्स के पैटर्न में होगी, जैसे प्यूबिक एरियाज में हो गई। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल पैटर्न प्यूबिक हेयर ग्रोथ, फीमेल पैटर्न प्यूबिक हेयर ग्रोथ, फेमिनाइन हाई पिच वॉइस, फेमिनाइन हाई पिच वॉइस, increase estrogen, decrease testosterone, increase estrogen, decrease testosterone, और ऐसे मेल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ थोड़े बहुत इसको ट्रीट किया जा सकता है। ऐसे मेल क्या होते हैं, हाइट लंबी होगी, दाढ़ी कुछ कुछ भी नहीं होंगे, बॉडी भी इनकी लगभग फीमेल्स की जैसी सी ही होती है, स्किन पे हेयर्स नहीं होना, बिल्कुल एकदम स्मूथ होना, ये सब। तो क्या किया जाता है, इनको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन या फिर टैबलेट्स दी जाती है, मतलब बाहर से इनमें टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करवाया जाता है, जिसकी वजह से इनपे इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक बियर्ड, मुस्टैचेस या फिर बॉडी हेयर्स, सिर्फ यही सही हो सकता है, यही दिखना शुरू हो सकते हैं, बाकी इनमें कुछ भी नहीं होगा, ना तो इनके टेस्टिस की साइज बढ़ने वाली है, ना तो इनमें स्पर्म काउंट बढ़ने वाला है।
तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें उनकी लेंथ में या फिर गैमेट्स फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इनकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो लिख लो ट्रीटमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और आज मैं ग्लैंड के साथ ही क्लास खत्म कर रही हूँ। मैम। हो गया? हाँ। चलो एंड करती हूँ सेशन। कल कितने बजे होगा? मैं मैसेज कर दूंगी, अगर मेरी सुबह क्लास नहीं हुई तो मैं सुबह ही रख लूंगी। हाँ।